हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डबराल सर। आज हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एंड बीकॉम सीयूईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली प्रोड्यूसर बिहेवियर से रिलेटेड है। अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे कंज्यूमर से रिलेटेड चैप्टर पढ़े होंगे। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे, रेवेन्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले प्रोडक्शन क्या है? तो रॉ मटेरियल को या इनपुट्स को आप जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। एंड व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द फर्म। जितने भी इनपुट्स आपके पास अवेलेबल थे, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास अवेलेबल थे, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी प्रोडक्शन के लिए आपके पास इनपुट्स अवेलेबल थे, उन इनपुट्स को आपने फंक्शन किया और आउटपुट जनरेट किया। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दो टेन्योर्स होते हैं बेसिकली। एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है? जब आप कंपैरेटिवली लेसर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, उस समय पे क्या होगा। तो देखो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इट इज दैट पीरियड ऑफ टाइम वेयर आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स ओनली। जहां पे आप आउटपुट को बढ़ा सकते हो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के चेंज करने के बाद। मान लेते हैं आप एक किसान हैं और आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप लेबर को तो चेंज कर सकते हो, लेबर इज वेरिएबल, लेकिन आप लैंड को थोड़ी ना चेंज कर लोगे, लैंड थोड़ी ना परचेज कर लोगे, नई लैंड परचेज कर ली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इससे तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, प्रोडक्शन से ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसीलिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है तो आप आउटपुट को बढ़ा सकते हो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाने के बाद। कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो फिक्स्ड रहेंगे, जैसे कि लैंड चेंज नहीं हो सकती शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, रेंट चेंज नहीं हो सकता शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मशीन्स चेंज नहीं हो सकती शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये सब के सब क्या हो गए, आपके शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को आप एल्जेब्रिकली कैसे दिखाते हैं? क्वांटिटी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, एंड ये फंक्शन एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, लेबर एंड कैपिटल, के ऊपर बार है, बार के स्टैंड्स फॉर कैपिटल जो कि फिक्स्ड होती है। तो लैंड और लेबर लगाने के बाद जो प्रोडक्शन किया, और क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। अब आते हैं लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे आप आउटपुट को चेंज करने के लिए सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले डेफिनेशन देखते हैं। दैट पीरियड ऑफ टाइम वेयर आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स। मतलब यहाँ पे लंबे समय के लिए जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप लेबर भी चेंज कर सकते हो, आप लैंड भी चेंज कर सकते हो, आप मशीन्स को भी चेंज कर सकते हो। तो सब कुछ वेरिएबल होता है लॉन्ग रन में, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। एंड शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, उन्हें बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। तो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट रन में हमने इक्वेशन बना रखी, क्वांटिटी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, एंड बोथ आर वेरिएबल इन नेचर। यहाँ पे सारे वेरिएबल है, कैपिटल भी चेंज हो सकती है, लेबर भी चेंज हो सकती है, जबकि यहाँ पे लेबर चेंज हो सकती है लेकिन कैपिटल चेंज नहीं हो सकती। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में दो फैक्टर्स आते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया ही था, विच चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। जैसे कि लेबर, कैजुअल लेबर चेंज हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है आपको ज्यादा बिजली लगेगी, फ्यूल, अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है फ्यूल या एनर्जी ज्यादा लगेगी, एंड रॉ मटेरियल, ज्यादा प्रोडक्शन करना है अगेन रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगेगा। तो वेरिएबल फैक्टर्स जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज होते हैं, जबकि फिक्स फैक्टर्स जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होते, वो जैसे कि all those factors which does not change with the change in output। जैसे कि रेंट चेंज नहीं होता, आप किसी जगह पे चले जाओ और आपने 3 महीने आपने वो चीज रेंट पे ले रखी है, कोई जगह रेंट पे ले रखी है, आप उसमें से 2 महीने काम ही नहीं किया, तभी भी आपको रेंट देना पड़ेगा, रेंट इज फिक्स्ड। ऐसे ही परमानेंट स्टाफ की जो सैलरीज जाती है वो भी फिक्स होती हैं।
मशीन फिक्स्ड फैक्टर है, लैंड बिल्डिंग फिक्स फैक्टर्स है, तो ये सारे फिक्स फैक्टर्स हो गए। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है इसे बोलते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर, पर फैक्टर कितना रिटर्न्स आ रहे हैं। एंड लॉन्ग रन को बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल, स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना बड़ा है आपका, तो स्केल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है लॉन्ग रन, एंड शॉर्ट रन डिपेंड करता है आपका रिटर्न्स टू अ फैक्टर पे। अब हम देखते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, लॉन्ग रन हमारे 11th के सिलेबस में अभी फिलहाल तो नहीं है, तो अभी पहले शॉर्ट रन देख लेते हैं। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन तरीके के वेरिएबल्स आएंगे, तीन तरीके के प्रोडक्शन यूनिट्स आएंगी। पहला टोटल प्रोडक्शन, देन मार्जिनल एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन, एंड एपी एवरेज प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स विद द फिक्स फैक्टर्स। हमारे पास लैंड एंड लेबर का एग्जांपल था, तो हमारे पास लेट से 10 लेबर अवेलेबल थी और 10 की 10 लेबर हमने काम पे लगा दी है, और उसके बाद जो प्रोडक्शन आया दैट प्रोडक्शन इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन। सम टोटल ऑफ ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग, आपने वेरिएबल फैक्टर्स मतलब लैंड लेबर को लैंड में कंबाइन करवा दिया, उसके बाद जितना प्रोडक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन। एंड टोटल प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, हर लेबर ने कितना किया, तो हर लेबर का पता चलेगा कितना कितना किया है, तो टोटल प्रोडक्शन आपको पता चल जाएगा सम का सम अप करके। तो सिग्मा एमपी मतलब टोटल ऑफ एमपी। एक फॉर्मूला और हो सकता है एवरेज इनटू क्वांटिटी ऑफ लेबर, क्यूएल का मतलब है क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है। अब लेबर मैं यहां पे बार बार एग्जांपल ले रहा हूं, बट आप लेबर ना लिख करके आप वेरिएबल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, लेबर की जगह रॉ मटेरियल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, फ्यूल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने फिलहाल एग्जांपल ले रखा है एज लेबर। तो टोटल प्रोडक्शन सारी लेबर को लगाने के बाद जो प्रोडक्शन हुआ। मार्जिनल का मतलब हर लेबर ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि इट इज एन एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद द फिक्स फैक्टर। आपने एक एडिशनल लेबर लगाई, उसने कितना एडिशनल प्रोडक्शन दिया, दूसरी एडिशनल लेबर लगाई, फिर उसने कितना प्रोडक्शन दिया, तो हर लेबर ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन, एडिशनल प्रोडक्शन। एमपी का फॉर्मूला मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ nth टर्म माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1th टर्म, नीचे से ऊपर माइनस करते हैं जनरली, अगर हम बोलें तो सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू। जब अभी टेबल देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। देन आता है एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज हमेशा टोटल से निकलता है, पर यूनिट पे निकलता है। यहां पे हम देख रहे हैं पर यूनिट कितना प्रोडक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल आप दो लेबर लगी और दो लेबर ने मिलकर के 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो एक लेबर ने औसत प्रोडक्शन एवरेज कितना किया होगा, तो 150 डिवाइड बाय 2 ही तो करेंगे हम, और वो आ जाएगा 75। तो एवरेज का मतलब है कि पर यूनिट प्रोडक्शन कितना हुआ है, इट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। और एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला है टीपी अपॉन क्वांटिटी ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ लेबर। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पहले एक टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन का एक स्केड्यूल देख लेते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल में एंड एवरेज में आता है थ्रू लेबर। देखिए लैंड जो कि मैंने फिक्स्ड मानी हुई है, एक लैंड है हमारे पास, और लेबर जो कि कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। अब जैसे जैसे लेबर बढ़ेगी तो यहां पे बिहेवियर किस तरीके का है वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि एट द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। प्रोडक्शन शुरू में बहुत तेजी से बढ़ता है। तो लेट्स से पहली लेबर लगी, उसने टोटल प्रोडक्शन दिया 10 का। दूसरी लेबर लगी तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ करके 22 यूनिट का हो गया। देखिए पहले बढ़ा, 0 से 10 हुआ है तो 10 से बढ़ा, और 10 से 22 हो गया है, मतलब 12 से प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्शन बढ़ेगा तेजी से, तो पहले 10 से बढ़ा, अब की बार 12 से बढ़ा, तभी वो 22 हो चुका है। तीसरी लेबर लगी तो 36 का प्रोडक्शन आया, विच मींस एन इंक्रीमेंट ऑफ 14 यूनिट्स। 14 यूनिट्स का इंक्रीमेंट आया 22 से 36 पे। तो 3 स्टेजेस तक लगभग हमने
इसको इंक्रीज करके दिखा दिया एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब आप इसे प्रोडक्शन को, अब देखिए धीरे धीरे आप फुलर यूटिलाइजेशन पे आ रहे होंगे, लैंड को ओवर इस्तेमाल करोगे तो धीरे धीरे प्रोडक्शन गिरेगा, तो वो फुलर यूटिलाइजेशन वाली सिचुएशन अब देखते हैं। फोर्थ लेबर लगी तो उसने प्रोडक्शन अब की बार 48 यूनिट्स का दिया। 4 लेबर लगी और 48 का प्रोडक्शन, मतलब फोर्थ लेबर ने कितना प्रोडक्शन दिया होगा, 36 से 48 मतलब 12 का। तो अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन घटते हुए। फिर फिफ्थ लेबर लगी तो उसने 58 का प्रोडक्शन दिया। प्रोडक्शन अब की बार 10 से बढ़ा, मात्र पहले 12 से बढ़ा था, अब की बार सिर्फ 10 से बढ़ा। तो ये अब सिचुएशन आ गई इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। देखिए यहां तक प्रोडक्शन बढ़ रहा था तेजी से, अब यहां प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन धीरे, 12 से बढ़ा, फिर 48 से 58 हुआ, मतलब 10 से बढ़ा। अब सिक्स्थ लेबर लगी और इसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो प्रोडक्शन चेंज नहीं हुआ, टोटल प्रोडक्शन 58 ही रहा, मतलब छठी लेबर ने कोई काम नहीं किया। एंड सातवीं लेबर जब लगी तो उसने प्रोडक्शन को गिरा दिया, 50 का प्रोडक्शन हो गया। तो यहां पे आपको ये 3 स्टेजेस दिख जाएंगी क्लियरली। यहां पे प्रोडक्शन बढ़ रहा था तेजी से, यहां प्रोडक्शन बढ़ रहा है धीरे, और यहां प्रोडक्शन घटने लग चुका है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी के मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो मार्जिनल का अभी हमने फॉर्मूला देखा था, मार्जिनल का फॉर्मूला था टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, मतलब सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू। 10 माइनस, ऊपर तो कुछ भी नहीं है तो पहले तो 10 ही आ गया, 22 माइनस 10 12, 36 माइनस 22 14, 48 माइनस 36 12, 58 माइनस 48 10, फिर 58 माइनस 58 0, एंड 58 माइनस 50 माइनस 58 इज माइनस 8। तो ये आपके प्रोडक्शन के कुछ सिनेरियोज आ गए। देखिए ये मार्जिनल क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है हर लेबर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया। पहली लेबर ने 10 का प्रोडक्शन किया, दूसरी लेबर आई तो टोटल 22 हो गया था ना, मतलब दूसरी ने कितना दिया होगा, 12 का कंट्रीब्यूशन दिया। तीसरी लेबर आई तो 36 का प्रोडक्शन हो गया, इसका मतलब थर्ड लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया होगा, 14 का प्रोडक्शन किया होगा। तो ये हर लेबर का कंट्रीब्यूशन बता रहा है। आई होप सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। एंड देन एवरेज कैसे निकालेंगे, तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो 10 डिवाइड बाय 1 इज 10, 22 डिवाइड बाय 10 2 इज 11, 36 डिवाइड बाय 3 12, 48 डिवाइड बाय 4 अगेन 12, 58 डिवाइड बाय 5 11.6, 58 डिवाइड बाय 6 9.6, एंड 50 डिवाइड बाय 7 7.14। तो आई होप ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। यहां पे 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बन करके आ चुकी हैं। पहली स्टेज जहां पे प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा था, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर प्रोडक्शन बढ़ रहा था लेकिन धीरे बढ़ रहा था और मार्जिनल प्रोडक्शन घट रहा था। अब मार्जिनल के अकॉर्डिंग देखिए, पहले मार्जिनल बढ़ रहा था इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स, अब मार्जिनल घट रहा है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स या डिक्रीजिंग रिटर्न्स लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और अब मार्जिनल नेगेटिव जा चुका है तो इसे थर्ड स्टेज को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स, 3 तरीके के रिटर्न्स हमारे पास आते हैं। इसी को हम ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे जल्दी से देखते हैं। टोटल प्रोडक्शन का बिहेवियर आप देख चुके हैं, पहले प्रोडक्शन बढ़ रहा है तेजी से, देन प्रोडक्शन बढ़ रहा है धीरे, एंड देन प्रोडक्शन घटने लग चुका है, विच मींस पहले प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिर प्रोडक्शन बढ़ रहा है धीरे, और फिर प्रोडक्शन गिरने लग चुका है। तो ये एस शेप कर्व बनता है। दिस इज, देखिए जो 3 पॉइंट्स बने, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना, ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे आप एक लाइन खींच लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी समझने में। ये एक रेफरेंस लाइन है, एक्चुअली में कोई लाइन नहीं है, रेफरेंस लाइन है जो कि मैंने बना रखी है ताकि मुझे मार्जिनल और एवरेज के बिहेवियर पता लग सके। पहली स्टेज क्या है आपको क्लियरली मेंशन वहां पे भी मैं कर चुका हूं, जो कि क्या है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ये शुरू की सिचुएशन है जहां प्रोडक्शन बढ़ रहा था लेकिन तेजी से। दूसरी सिचुएशन जहां प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। और फिर यहां पे प्रोडक्शन जाकर के एक जगह पे मैक्सिमम हुआ, 58 पे मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, एज वेल एज इसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्शन गिरने लग गया, 58 के बाद 50 हो गया। पीपी कर्व इज एस शेप्ड कर्व, इसे बोलते हैं एस
शेप्ड। टीपी कर्व एस शेप्ड होता है। एक नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द शेप ऑफ टीपी कर्व, तो इट इज एस शेप्ड कर्व। अब अगर आप मार्जिनल को देखोगे तो पहले मार्जिनल बढ़ रहा है, तो हमने मार्जिनल को बढ़ाया और कौन से लेवल पे बढ़ रहा है, अप टू द लेवल वेयर टीपी इज इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। इस लेवल तक मार्जिनल बढ़ रहा है। देखिए जब तक ये 36 पे आया तब मार्जिनल 14 पे था, तो मैक्सिमम पे मतलब वही उसी लेवल पे आया। तो इस जीरो से स्टार्ट करोगे और मार्जिनल को सीधा इस लाइन पे, एक रेफरेंस लाइन पे टच कर देंगे। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही प्रोडक्शन गिरना स्टार्ट, टोटल प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ रहा है लेकिन धीरे बढ़ रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन गिरना स्टार्ट कर चुका है और फिर वो जीरो तक पहुंच चुका है। देखिए जीरो तक, तो ये सीधा यहां तक आप जीरो तक पहुंच जाओगे। जहां पे जीरो है वहीं पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पे दिखाई दे रहा होगा आपको, 0 और 58 इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ टोटल प्रोडक्शन। और उसके बाद देखेंगे आप कि मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव जा चुका है। जब 58 से 50 की तरफ प्रोडक्शन गया तो मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव जा चुका है। दिस इज मार्जिनल प्रोडक्शन। यहां पे जीरो पे है मार्जिनल प्रोडक्शन, उसके बाद नेगेटिव हो चुका है। एवरेज की बात करें तो वो मार्जिनल प्रोडक्शन के लेवल से ही स्टार्ट होता है और वो सेकंड स्टेज पे डिक्रीजिंग रिटर्न्स पे वो मार्जिनल के बराबर होता है। तो देखिए आपने एवरेज सेम लेवल से ऑफ एमपी से स्टार्ट करेंगे और सेकंड लेवल पे इसे आप मार्जिनल के टच कर देंगे। ये 12 आप यहां पे देख सकते हैं, एवरेज एंड मार्जिनल 12 सेकंड यूनिट पे बराबर हो रहे हैं, सेकंड लेवल पे डिक्रीजिंग रिटर्न्स पे बराबर हो रहे हैं। और इसके बाद मार्जिनल तेजी से गिर गया है और एवरेज धीरे गिर रहा है, लेकिन गिरने लग गया है। एवरेज यहां से गिरना स्टार्ट करेगा, लेकिन एवरेज की जो यूनिट्स होती हैं वो कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज वो टोटल से निकलता है और टोटल प्रोडक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। तो आपके पास ये 3 स्टेजेस आ चुकी हैं। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जब एमपी बढ़ रहा था एपी भी बढ़ रहा था, लेकिन एमपी ज्यादा था। देखिए जब दोनों बढ़ रहे थे तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी। फिर एक लेवल आया जहां पे एवरेज अपने मैक्सिमम पे, एवरेज का मैक्सिमम 12 है और 12 पे वो एमपी के बराबर हो गया, तो एमपी इक्वल्स टू एपी हो गया है इस लेवल पे। और इसके बाद आप देखेंगे तो मार्जिनल कम हो चुका है, एवरेज ज्यादा है। एवरेज थोड़ा ज्यादा है, मार्जिनल नेगेटिव और जीरो तक भी जा रखा है, तो एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट। और लास्ट चीज क्या लिखेंगे कि एवरेज कभी भी जीरो नहीं जाता, मार्जिनल कैन बी जीरो और नेगेटिव। तो ये आपके पास एक ओवरव्यू आ चुका है टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन का। आई होप सबको ये समझ में आ चुका होगा। 3 स्टेजेस भी यहां पे बन चुकी हैं। दिस इज इंक्रीजिंग स्टेज या इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये है डिक्रीजिंग रिटर्न्स और ये है नेगेटिव रिटर्न्स, है ना। यहां पे मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यहां पे घट रहा है और यहां नेगेटिव जा चुका है, जीरो और नेगेटिव। तो अब जल्दी से रिलेशंस देखते हैं बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो सबसे पहले तो टीपी और एमपी में आप फोकस रखना, मार्जिनल प्रोडक्ट में और टोटल प्रोडक्ट में फोकस रखना। देखिए पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, व्हेन एमपी इज राइजिंग टीपी इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब तक एमपी बढ़ रहा है तब तक टीपी बढ़ता है, वो भी तेजी से। दूसरा पॉइंट, व्हेन एमपी इज फॉलिंग टीपी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट। जब एमपी यहां से गिरना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल पॉजिटिव है, यहां से एमपी गिरना स्टार्ट कर रहा है, तब टीपी इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है लेकिन धीरे बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट, व्हेन एमपी इज जीरो टीपी इज एट इट्स मैक्सिमम। जब एमपी अपने जीरो पॉइंट पे आ चुका है, जीरो लेवल पे आ चुका है, तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पे है और कांस्टेंट है। और फोर्थ पॉइंट आता है, व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। जब एमपी जीरो के बाद नेगेटिव गया, नीचे गया, तो टीपी फॉल होने लग गया। दीज आर द 4 रिलेशंस बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। देन रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। एमपी और एपी के बीच में क्या रिलेशन है, तो अब इन दोनों को फोकस करिए आप। ये दोनों कर्व्स देखिए, एमपी और एपी। जब दोनों बढ़ रहे हैं तो मार्जिनल ज्यादा ऊपर है, जब दोनों घट रहे हैं तो मार्जिनल ज्यादा नीचे है, और जब हाईएस्ट है एवरेज का, वहां पे दोनों बराबर है। ऐसे याद रख लोगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला पॉइंट,
व्हेन एपी इज राइजिंग, जब एपी बढ़ रहा है, ये नीचे वाला एपी है, व्हेन एपी इज राइजिंग एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी उससे ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एपी मैक्सिमम कहां पे आया, यहां पे एपी का हाईएस्ट लेवल देखोगे तो यहीं पे है, वहां पे एमपी और एपी बराबर है, आप टेबल में भी देख सकते हैं। एपी का मैक्सिमम लेवल 12 है, इससे जगह 12 और 12 से ज्यादा कुछ नहीं है, 12 पे ही एमपी बराबर है एपी के। तीसरा पॉइंट, व्हेन एपी इज फॉलिंग एमपी इज लेस देन एपी, जब इस लेवल मैक्सिमम लेवल के बाद एपी गिरना स्टार्ट करा तो एमपी उससे ज्यादा तेजी से गिर रहा है या उससे कम है, एपी इज ग्रेटर देन एमपी, या बोल सकते हैं एमपी इज लेस देन एपी। और लास्ट पॉइंट है, एपी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। देखिए एपी कंटिन्यू रहेगा, फॉल करेगा, लेकिन वो कभी जीरो नहीं जा सकता या नेगेटिव नहीं जा सकता, क्योंकि वो टोटल प्रोडक्शन से डिनोट किया जाता है, मेजर किया जाता है, और टोटल प्रोडक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, विच इज वाई एवरेज भी कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन मार्जिनल कैन बी जीरो और नेगेटिव। तो हमने रिलेशंस कर लिए बिटवीन टीपीएमपी एंड एपीएमपी, बहुत इजी है, ज्यादा इतना टफ नहीं है। इसके बाद हम आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में समझते हैं। जो अभी हमने टेबल देखी थी, जो हमने कर्व्स देखे थे, वो पूरा का पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है, उसकी जस्ट एक डेफिनेशन, एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है थ्रू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इट स्टेट्स दैट एज वी कंबाइन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स विद द फिक्स्ड फैक्टर्स, MP initially increase, then decrease and eventually goes to negative। जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर्स के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे जैसे हम लेबर लगाते हैं, इनिशियली स्टार्टिंग में तो प्रोडक्शन बढ़ता है, एमपी बढ़ता है, फिर एमपी घटता है, और लास्ट में एमपी नेगेटिव की तरफ जाने लग जाता है। जो आपने मार्जिनल का कर्व देखा था, वो ही आप यहां पे बना के देख सकते हैं। तो पहले एमपी बढ़ रहा है, फिर एमपी घट रहा है, और फिर एमपी नेगेटिव हो चुका है। तो यहां पे एमपी जीरो है और यहां पे एमपी नेगेटिव है। तो यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एमपी इंक्रीज देन डिक्रीज एंड इवेंचुअली गोज टू नेगेटिव। जैसे जैसे लेबर बढ़ रही है, देखिए लेबर यहां पे 1 2 3 4 5, तो ये लेबर बढ़ती जा रही है। पहले प्रोडक्शन 3 लेबर तक प्रोडक्शन बढ़ रहा था, फिर आगे की 3 प्रोडक्शन लेबर पे प्रोडक्शन गिर रहा है, उसके बाद भी आप लेबर लगाओगे तो प्रोडक्शन नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव में प्रोडक्शन कैसे जा सकता है, देखिए आप किसी फिक्स फैक्टर को मान लेते हैं, किसी लैंड को ओवर यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेबर, आप ये सोचोगे कि मैं लेबर लगाता चला जाऊंगा, प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्शन तो उतना ही रह जाएगा बल्कि गिरेगा, जबकि कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप लेबर रख रहे होंगे तो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, आपको उसको ज्यादा वेजेस देने पड़ेंगे, विच इज व्हाई अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन का लेवल नेगेटिव में चला जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब आप देखोगे टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, यहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं होने चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई होगा, वरना हो सकता है चेंजेस आ जाए। दूसरी चीज, सारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट होंगे, मतलब वेरिएबल फैक्टर्स जितने भी होंगे, मान लेते हैं एक लेबर अगर 10 किलो वजन उठा सकती है, तो सारी लेबर 10 किलो वजन ही उठा सकती है, उससे ज्यादा नहीं उठा सकती। अब वो डिपेंड करता है उसका, उनका मैनेजमेंट कैसा है, कि कोई कम प्रोडक्शन कर रहा है, कोई ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये दो इसके अजम्पशंस हो गए। इसके अलावा रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यहाँ पे पूरी तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। अगर आपसे पूछा जाए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो ये वाला यहां से जब प्रोडक्शन गिर रहा है, दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, सिर्फ इतने लेवल को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तो ये रहा इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जहां लेबर के लगने पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, तो ये रहा नेगेटिव रिटर्न्स, जहां लेबर के लगने पे प्रोडक्शन नेगेटिव में जा रहा है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आपने समझ लिया, तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उनका ही कॉम्बिनेशन है। तो ये कंप्लीट आपका डिस्क्रिप्शन हो चुका है। इसके अलावा आपके पास इसमें 2 टॉपिक्स और आते हैं, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आपको ये बढ़ते हुए रिटर्न्स क्यों मिल रहे हैं और फिर आपको ये घटते हुए रिटर्न्स क्यों मिल रहे हैं। तो आपको स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स के पॉइंट्स बता रहा हूं, सिर्फ पॉइंट आप लिख सकते हैं, मैं बोल भी रहा हूं। तो पहला रीजन है कि आपने फुल यूटिलाइजेशन किया होगा रिसोर्सेज का। जब तक
एक लैंड का एग्जांपल हम ले ही रहे हैं, तो जब तक एक लैंड अंडर यूटिलाइज्ड है, पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई है, जितनी बार उसमें लेबर लगेगी उतनी बार प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा। पहला रीजन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट आता है इसमें डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जैसे ही स्टार्टिंग में लेबर लगती है तो काम डिवाइड होता चला जाता है आपस में, और डिवाइड होने की वजह से स्पेशलाइज्ड वर्क आ जाता है इंसान के अंदर। कोई भी जो एक काम को बार बार करेगा तो वो उसका स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, विच लीड्स टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या आ गया, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ गई जिसकी वजह से उनकी। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, बेटर कोऑर्डिनेशन, कि हमने सोचा था कि एक लैंड पे मैक्सिमम 3 लेबर लगनी चाहिए और वो बेस्ट कॉम्बिनेशन था। अब जैसे जैसे आप एक लेबर, दूसरी लेबर, तीसरी लेबर लगा रहे हो तो आप बेटर कोऑर्डिनेशन की तरफ जा रहे हो, जिसकी वजह से और इफेक्टिव काम होगा, एफिशिएंट काम होगा। तो ये 3 रीजंस हो गए इंक्रीजिंग रिटर्न्स के। अब डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स के कॉमन रीजंस हैं, वो क्या हो सकते हैं। अगर आप यही सिचुएशन चलाते चले गए, आप एक लैंड को आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करने के बाद भी आप लेबर लगाते चले जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इट लीड्स टू नेगेटिव रिटर्न्स, क्योंकि आप उसे ओवर यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, उस लैंड को और ज्यादा शोषण करने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह घटने लग जाएंगे। दूसरा रीजन क्या हो सकता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स या नेगेटिव रिटर्न्स का, तो इम्परफेक्ट फैक्टर सब्सटीट्यूटेबिलिटी। हम लैंड को लेबर से सब्सटीट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत पड़ रही है लैंड की, हम लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं, लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको प्रोडक्शन नेगेटिव में आता चला जाएगा, क्योंकि लैंड और लेबर आपस में सब्सटीट्यूट नहीं हो सकते। जब लैंड की जरूरत पड़ रही है तो आपको लैंड ही बढ़ानी पड़ेगी। एंड द थर्ड रीजन इज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। अब एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेबर जितनी हमें चाहिए थी, उसके बाद भी आप लेबर लगाते चले जाओगे तो क्या होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। मतलब जितनी की रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वेजेस ज्यादा जाएंगे, कंफ्यूजन एंड केओस क्रिएट हो जाएगा अमंग द पीपल। मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो एफिशिएंसी खो देंगे। एक सोचेगा वो काम कर रहा होगा, एक सोचेगा कोई और काम कर रहा होगा, काम कोई भी नहीं कर रहा होगा, विच लीड्स टू नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये आपको मैंने ऐसे ही समझा दिया क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एज इट इज बुक में भी दे रखे हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्शन फंक्शन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ये दे दिया है मैंने, और इसके बाद हम बाकी सारे चैप्टर्स भी कवर करेंगे, कॉस्ट करेंगे, रेवेन्यू करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी और स्कूल्स में हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स, किसी और सेक्शन में हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स, कहीं पे भी आप उनकी भी मदद करिए, आप भी पढ़िए, और धीरे धीरे हम सब एक बेटर एक सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। आपके मार्क्स बेटर होते चले जाएंगे और वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए इकोनॉमिक्स विद डबराल सर को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।